नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपके करंट अफेयर्स के वीडियो पर। आज है 8 जुलाई और हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है कि केंद्रीय पोत और परिवहन मंत्रालय ने जो है उन्होंने ये कहा है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो 2027 तक चालू हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं ये है कहाँ पर। ये देखिए, ये जो है ना, ये 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे इस पे म्यांमार और इंडिया पर। तो देखिए, भारत के कोलकाता से यहाँ पर हुगली रिवर की ओर बहते हुए यहाँ से जाएंगे यहाँ पर सितवे बंदरगाह, और सितवे बंदरगाह से ये जो है ना कलादान रिवर है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप, ये कलादान रिवर है। कलादान रिवर यहाँ पे जाएंगे, फिर पेलेतवा से फिर अब रोड मार्ग जाएंगे, और रोड मार्ग से यहाँ पे देखिए जोरीन पुई जो है ना, जोरीन पुई यहाँ पर भारत का बॉर्डर आ जाता है। जोरीन पुई से फिर अब भारत जाएगा हाईवे 100 किलोमीटर का। इसके बाद यहाँ पर जो है हाईवे ये है 62 किलोमीटर का, जैसे देख रहे हैं। और ये जो है कलादान रिवर जो है ये जाएगा 158 किलोमीटर, और जो सी रूटर है वो 539। तो बस यही है, हमें उतना याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि ये मतलब आइजॉल हो गया, या और फिर जोरीन पुई बॉर्डर क्रॉसिंग हो गया, पेलेतवा हो गया, फिर सितवे हो गया, कलादान रिवर हो गया, और बस यही है ना। तो यहाँ पर मैंने वही हाईलाइट भी करी है। जैसे आप ये देखिए 2008 में हस्ताक्षर हुआ था, और विदेश मंत्रालय ने किया था। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इनको ये किया डेवलप। इसके बाद अगर ये देखें जलमार्ग घटक, वही जो मैंने आपको बताया कि कलादान नदी पर जाएगा सितवे बंदरगाह से म्यांमार के पल्लेतवा तक, और फिर पल्लेतवा से मिजोरम और मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा तक जोरीन पुई तक जाएगा, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब इसका महत्व क्या क्या थोड़ा देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि उत्तर पूर्व जो है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के ये भौगोलिक अलगाव को समाप्त करेगा। जो चिकन नेक्स की समस्या है, जो यहाँ पर ये देखिए, ये जो इसको कहते हैं चिकन नेक्स, इनकी जो समस्या है, क्योंकि भारत के पास ये जो चिकन नेक्स है ना, ये बहुत छोटा है, ये मात्र 21 किलोमीटर का ही लंबा ये है, तो इनको ये समाप्त करेगा, है ना। बोल रहा है कि इधर से भी हम लोग एक ट्रांजिट खोज देंगे। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है, ये 2014 में शुरू की गई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका उद्देश्य क्या था? पूर्वी एशिया और पड़ोसी देशों से भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाना। अब देखिए, लॉजिस्टिक लागत और समय में भी कमी होगी। कोलकाता से आइजॉल तक सामान पहुंचाने में लगने वाला जो खर्च होता है वो 50% कम हो जाएगा इससे। उत्तर पूर्व को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। ये खासकर विनिर्माण और एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निर्यात आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। और देखिए, इसमें अलग अलग और ज़्यादा क्या क्या हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। तो सबसे पहले जो उत्तर पूर्व को कनेक्टिविटी के लिए योजना चल रही थी वो है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना। ये भारत के मणिपुर, ये हर दिन डिस्कस कर रहे हैं अब हम लोग, लगता है। मणिपुर के मोरहे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के मोएसॉट से जोड़ता है ना। ये 2023 में आया था क्वेश्चन, मणिपुर के मोरहे को थाईलैंड के मोएसॉट से। अब देखिए, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, ये भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता है अंतर्देशीय जलमार्ग, मतलब उनको यूज को लेकर। इसके बाद भारत बांग्लादेश भूटान नेपाल मोटरयान समझौता भी है, ताकि मोटर जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं वो आसानी से इन सब देशों में जा सके। हालांकि भूटान ने इस पर अभी तक साइन नहीं किया है, क्योंकि उन प्रदूषण का अपना नियम है उनका। अब देखिए, बांग्लादेश के चटगाम और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करते हुए एक समझौता किया गया था। तो चलिए, अभी ये भी है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि बाढ़ की एक जो है ना, इस पे एक रिसर्च आया था, आईआईटी दिल्ली और रुड़की द्वारा अध्ययन किया गया था, और देश में 170 से अधिक स्टेशनों के आधार पर ये आंकड़ा प्राप्त किया गया। उन्होंने ये कहा कि बाढ़ की जो व्यापकता, आकार और तीव्रता है उनमें बदलाव हो रहे हैं। तो इसमें ये दिखा है कि 74% निगरानी स्टेशनों से बाढ़ की तीव्रता में कमी के रुझान आया है, बाकी से वृद्धि हुआ है। तो मतलब देखिए, 3/4 से कमी के रुझान आ रहे हैं। तो क्यों कमी आ रहा है? अच्छा, थोड़ा ये देख लेते कहाँ कहाँ से क्या हुआ है। जैसे पश्चिमी और मध्य गंगा बेसिन है, वहाँ पर 17% की गिरावट देखने मिली। और क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पे वर्षा और मिट्टी की नमी जो है ना वो कम हो गया इसमें, तो इसलिए यहाँ पे 17% की गिरावट है, ज़्यादा गिरावट नहीं है। नर्मदा बेसिन में व्यापक गिरावट हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बांध निर्माण हुआ है, तो बांध निर्माण के कारण बाढ़ में जो तीव्रता है उसमें कमी आएगी ऑफकोर्स। अब मराठवाड़ा क्षेत्र में मानसून के दौरान जो नदी की जल प्रवाह में है उसमें 8%, और मानसून पूर्व मौसम के दौरान 31% की कमी हुई है। तो ये भी एक ये है।
अब देखिए इस पे और एक है कि मालाबार तट जो है मानसून पूर्व की बाढ़ के मतलब उसमें चपेट में तीव्रता आई है और इसमें 80% की 8% की तीव्रता देखी गई है और ये वर्षा के कारण में वृद्धि जो हुआ है ना इसके कारण हुआ है ये बताया गया है। अब देखिए बाढ़ के आने के समय में भी बदलाव हुआ है। इसमें उप गंगा क्षेत्र में बाढ़ में आने में देरी, मध्य भारत में बाढ़ का समय से पहले आ जाना और दक्षिण भारत में आमतौर पर बाढ़ का बाद में आना, ये जैसी घटनाएं मिलती रहती है। अब देखिए जलाशय और जल सुरक्षा प्रभाव इसमें देखा गया है। तो सबसे पहले अब यहाँ से देखते हैं इसके प्रभाव क्या क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रभाव जो है वो हो रहा है कि जलाशय में जो है ना वो जल सुरक्षा पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। बाढ़ प्रबंधन प्रणाली में इसमें बदलाव हो रहा है, तो है ना ये सब तो होती ही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कृषि खाद्य प्रणालियों में युवाओं की स्थिति के नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि मतलब कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया के 1.3 बिलियन युवाओं में से 85% कम आय वाले देशों में रहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और उनमें भी आधे युवा अभी भी ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं, तो जिसके बीच ये भी बताया गया है। और इसके बाद इसके रिपोर्ट में अगर देखें तो सबसे पहला है कि आर्थिक समृद्धि में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% की वृद्धि हो सकती है अगर युवाओं की खाद्य प्रणाली में मतलब भागीदारी को बढ़ावा जाए। तो 45% योगदान युवाओं की भागीदारी में आने की संभावना है। अब देखिए 44% कामकाजी युवा रोजगार के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों पर निर्भर है, जबकि कामकाजी वयस्कों के लिए आंकड़ा 38% ही है। तो ये बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर एक फैक्ट तो देता ही है ना, एक नज़र देता ही है कैसे चल रही है। तो अगर इसमें जो जानना है मतलब देखिए 1-2 डाटा याद कीजिएगा ठीक है, और जो चुनौतियां हैं वो खासकर इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसमें चुनौतियां क्या है, सामाजिक दर्जा, किसानों को अक्सर निम्न सामाजिक दर्जे वाला माना जाता है। जलवायु परिवर्तन युवाओं को हतोत्साहित कर रहे हैं। असंतुलित आंतरिक प्रवासन, जैसे भारत में ही बताया गया कि 16 से 40 वर्ष के अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति अल्पकालिक रोजगार के लिए प्रवासन मतलब करते हैं अपने दूसरों से, जैसे झारखंड, बिहार, इन सब से आते हैं, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, ये सब जाते हैं ना पर मतलब कमाने के लिए। महिलाओं से संबंधित असमानता, महिलाएं अक्सर विरासत में मिली भूमि का अपना हिस्सा भाइयों को पक्ष में सौंप देती है। भूमिहीनता, उदाहरण के लिए अधिकांश युवा भूमिहीन है, किराए पर भूमि पर खेती कर रहे हैं। देखिए नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है। तो मिजोरम के हंथियाल जिले को उत्तर पूर्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बताया गया है। मिजोरम के हंथियाल जिला, मिजोरम तब समझ ही गए होंगे ना, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाएंगे तो ऐसे ऐसे बनता है, तो ये होता है मिजोरम, और मिजोरम में ये है हंथियाल जिला होगा कहीं पर यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे करके थोड़ा याद भी हो जाता है। इसके बाद देखिए इस पे जो है इसमें वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की दिशा में अहम कदम है ये बोल रहे हैं। अब इसमें महत्व क्या क्या है, तो देखिए मिजोरम जो है ना, मिजोरम मणिपुर है, मिजोरम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है मेघालय में सबसे ज़्यादा जो स्थानीय स्तर पर जो चेक्स होते हैं, जिसको कहते हैं कि ग्राम शासक द्वारा चेक किया जा रहा है किसी भी योजना के क्रियान्वयन को, फंड को कैसे हो रहा है। तो जो स्थानीय स्तर पर चेक है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल में भी एथिक्स में हम लोग यूज करते हैं। तो इस पर भी देखिए इसमें यही कहा गया है कि कार्यस्थल के रूप में स्थानीय क्षेत्र मतलब इसमें बोल रहा है कि राज्य स्तर का तैयार किए गए विजन और एजेंडा दस्तावेजों के माध्यम से लक्ष्य तय किए जाते हैं और तथा गांव स्तर की निगरानी समिति के जरिए इनकी निगरानी की जाती है। जैसे मिजोरम का ही उन्होंने उदाहरण दिया, हम लोग एक और दे सकते हैं जो कि है मेघालय का उदाहरण। अब देखिए नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण, बॉटम अप अप्रोच। तो बोल रहे हैं राष्ट्रीय सरकारें, राज्य सरकारें, इनके बीच सेतु का काम करती है। सिविल सोसाइटी, शैक्षणिक जगत और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है इससे। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लक्ष्यों के अनुरूप बनाकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। विविध क्षेत्र में असमानता को दूर करना, क्षेत्र के बीच भीतर व जिलों के बीच असमानता कम होगी इससे। इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि वित्त की चुनौती, जैसे नगर पालिका के बजट में कई प्राथमिक ज़रूरतें होती हैं, जिसके कारण सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं को पर्याप्त फंड नहीं मिल पाता। पर्यावरण को ध्यान में रखना, जैसे आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन मुश्किल हो जाता है इसमें।
इसके बाद है डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता, अप टू डेट सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का अभाव ही है। और देखिए अभी तक जनसंख्या का हुआ भी नहीं, अभी 2027 में भारत में जनगणना होने वाली है, तो वही अपडेटेड डेटा अभी हमें मिल नहीं पा रहा, तो वो भी एक समस्या बन के उभर रही है। स्थानीय शासन को मजबूत करने और नवीन वित्तीय उपायों को अपनाकर एसडीजी को स्थानीय स्तर पर लागू करने में मदद मिल सकती है, और इस क्षेत्र में अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों के अनुरूप रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। इसमें बोल रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव भी है, जैसे नीति आयोग जो है ना वो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसके प्रयास में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया इंडेक्स, एजेंडा 2030 शामिल है। और योजनाएं भी हैं कुछ कुछ, जैसे पंचायत प्रगति सूचकांक, राष्ट्रीय योजनाओं में जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य स्तरीय योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री समग्र ग्राम उन्नयन योजना असम का, ये थोड़ा देख सकते हैं ना। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है उद्योग 4.0 से संबंधित प्रौद्योगिकियां जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी व्यापक बदलाव ला सकती है, तो ये हमें पता ही है। अब बोल क्या रहा है इसमें, थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण बाजार जो है वो बोल रहा है अभी इसका मूल्य 10 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। तो सोचिए, इंपॉर्टेंट हम लोग लिख सकते हैं कि इस खाद्य प्रसंस्करण बाजार जो है वो 10 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा हो गया है। और इसमें चुनौतियाँ क्या क्या, मतलब ये भी बोल रहा है कि खाद्यान्न की कमी अभी भी बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है, तो वही हम लोग चुनौतियाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहला चुनौतियाँ जो बोल रहा है वो खाद्यान्न की बर्बादी और खाद्य जनित बीमारियाँ हो रही है। इससे जो होता है 936 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। बताइए, बहुत ज़्यादा है। आपूर्ति श्रृंखला में भी खामियां हैं, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसमें एक 1.53 ट्रिलियन रुपए मूल्य की कृषि उपज का नुकसान हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज यही से बनाना पड़ेगा ना। उच्च परिचालन और पर्यावरणीय लागत, इससे अत्यधिक माल में ऊर्जा और जल की आवश्यकता होती है। अच्छा, इससे प्रौद्योगिकियों से लाभ क्या होगा, एआई और मशीन लर्निंग से भूमिका होगी क्या, खाद्य निरीक्षण, पैकेजिंग, लेबलिंग बार बार किए जाने में इससे मतलब स्वचालित तरीके से ये होगा, बार बार इसमें आपको खुद को नहीं ये करना है। उपभोक्ता बाजार के रुझान, जैसे अत्यधिक सेल्फ लाइफ और पोषण युक्त स्मार्ट खाद्य पदार्थों की मांग इससे बढ़ सकती है। हमें पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, कैसा माल बिक रहा है, हो ना, उस हिसाब से। आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, जैसे ब्लॉकचेन का उपयोग करके हम लोग रियल टाइम लेन देन को सत्यापित कर सकते हैं, जिससे डेटा की सटीकता भी हमें पता चलेगी और हमें कितना रखना है, कितना स्टॉक पाइल हो गया, ये सब भी पता चलेगा। बढ़ती जनसंख्या को मांग को हम लोग पूरा कर सकेंगे, जैसे 2050 के में बोला है यूएन ने कि हमारा जो जनसंख्या है विश्व का वो 9.8 बिलियन 9.8 बिलियन हो जाएगा जनसंख्या 2050 तक। तो ये एक बहुत बड़ी है ना समस्या बनकर उभर रही है। परिचालन संबंधी विनियामक की चुनौतियां कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इससे बेहतर इससे क्या बोल रहे हैं, इन्हें बेहतर कानून जैसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और कुशल कार्यबल आदि के माध्यम से चुनौतियों को दूर हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ना, मुझे एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये लग रहा है, जैसे आप भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक है ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा है औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का, तो हमारा वृद्धि दर 8 वर्षों में हमें 5.35% रहा है, मतलब 5.5% का हमारा वृद्धि दर चल रहा है। इसके बाद ये है कि कृषि खाद्य निर्यात में खाद्य प्रसंस्करण का निर्यात कितना हो रहा है, तो हमारा 23.5%, मतलब 23.5% ही ऐसा निर्यात हम कर पा रहे हैं खाद्य निर्यात में, जो कि प्रसंस्कृत मतलब उत्पाद हैं। इसमें योजनाएं भी चल रही है, पीएम किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना। इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आती है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम में सैफ अली खान के कुछ संपत्तियों को मतलब ले लिया गया था, तो वही बोला है कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट ने जो है ना उनकी जो याचिका थी उनमें खारिज कर दी। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 है क्या, और वो शत्रु किसको कहते हैं, तो शत्रु ऐसे देश को कहा गया है इसमें जो कि भारत पर आक्रमण किया हो, जैसे भारत मतलब पाकिस्तान और चीन। और वर्तमान में शत्रु मतलब शत्रु संपत्ति का आशय क्या है, उसमें ये बताया कि वर्तमान में जो शत्रु देश या शत्रु देश के नागरिक या शत्रु देश की कंपनी के स्वामित्व में हो वो संपत्ति, और स्वामित्व में हो या फिर उसके संरक्षण या प्रबंधन की जा रही हो उस संपत्ति को, तो उसको शत्रु संपत्ति कहा जाएगा।
और इसमें क्या है, ऐसी संपत्तियों को जो है ना भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऐसी मतलब संपत्तियां सौंप दी जाती है। इस अधिनियम में 2017 में मतलब संशोधन भी किया गया था, और उस संशोधन में यह लाया गया कि शत्रु देश का कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस भी हो सकता है वो। मतलब मान लीजिए कि पहले वो पाकिस्तान में रहता था लेकिन अब इंडिया में आ गया, तो वारिस तो हो गया ना, पहले तो वहीं पे रहता था, कानूनी वारिस हो। चाहे वो भारत का नागरिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु देश ना भी हो, मतलब वो हो सकता है जर्मनी का भी नागरिक हो सकता है, लेकिन वो शत्रु तो नहीं है जर्मनी हमारा, लेकिन उसका भी अगर नागरिक हो तो वो भी आएगा अब इस अटैक में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो अटैक करेगा वही आ सकता है लेकिन ये है कि उसका कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस होना चाहिए। ऐसे नागरिक जो पहले शत्रु देश का नागरिक था लेकिन बाद में उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, तो ये भी आ सकता है। अब देखिए हम लोग लाल सागर देखते हैं, तो लाल सागर में सबसे ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये आया भी था एग्ज़ाम में, है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए रेड सी, तो रेड सी में यहाँ देख रहे हैं सुएज कनाल है, ये सुएज कनाल, यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ एडन, और ये है बाबल मंडेब स्ट्रेट। और यहाँ पर देखिए कौन कौन इसको टच कर रहा है बॉर्डर, है ना। तो देखिए यहाँ पर गल्फ़ ऑफ एडन में सोमालिया टच कर रही है, जिबूती टच कर रही है, यमन टच कर रही है। इसके बाद है इथोपिया टच नहीं कर रही है ना, इथोपिया टच नहीं कर रही, इरिट्रिया टच कर रही है, सऊदी अरेबिया। इसके बाद है इजिप्ट, इसके बाद है यहाँ पर इजिप्ट ही चल रहा है इसके बाद, है ना। तो चलिए इतने लोग हैं। इधर से इजराइल भी हल्का से यहाँ पे ये होता है, वो बता रहा हूँ आपको कौन सा है, वो अकाबा की खाड़ी, ये जो देख रहे हैं, ये जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं ना, ये एक सेकंड, ये जो है ये अकाबा की खाड़ी। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बाबल मंडेब जल डमरू अदन की खाड़ी स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इजराइल और जॉर्डन में यहाँ पर अकाबा की खाड़ी है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि वर्षा बहुत कम होती है और नदियों के माध्यम से जल भी नहीं पहुँचती, ये आया था, इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जामाटा मतलब होता है फिर मिलेंगे, और ये जापान और भारत के तटरक्षक बल के बीच समुद्री युद्ध अभ्यास है, यह याद रखना है ना। इसके बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इन्होंने ऐसी 17 दवाओं की सूची जारी की है जो कि एक्सपायर हो जाने पर आप इसको नालियों या टॉयलेट में फ्लश कर देना चाहिए, ताकि इंसानों और पालतू जानवरों को नुकसान से बचाया जा सके। तो ये होगा दर्द निवारक, एंटी, यही मेडिसिन, यही सब हो सकता है। अच्छा ये देखिए इसकी कार्य क्या है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन या दवाइयों के आयात को विनियमित करता है, मतलब लाइसेंसिंग देगा, कहाँ पे कैसे बेचना है वो सब देखते हैं ये। फिर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी देता है, दवाओं और कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध भी लगाता है, औषधि परामर्श समिति और औषधि तकनीकी संगठन बोर्ड की बैठकें भी आयोजित करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का जो है ना, भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 में मक्का के महत्व को रेखांकित किया गया। मक्का एक खरीफ फसल है, याद रखना है। ये अनाजों की रानी कहा जाता है क्योंकि इसमें जेनेटिक यील्ड क्षमता अन्य अनाजों में सबसे अधिक है। मतलब जेनेटिक यील्ड मतलब ये बहुत जल्दी ज़्यादा उपज सकता है उस मामले में, है ना। यील्ड मतलब ये होता है यील्ड, ज़्यादा उपजाऊ क्षमता। तो ये जेनेटिकली ये इनका ये है, इसलिए इनको अनाजों की रानी कहा जाता है। अब देखिए किस मृदा में, रेतली दोमट से गाद वाली दोमट, गाद वाली दोमट मृदा या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा, इन सब में ये अच्छे से उगती है। इसके लिए आदर्श पीएच मान मतलब अम्लीय या क्षारीय कैसा होना चाहिए, तो देखिए 5.5 से 7.5 के बीच आदर्श होता है। लेकिन इतना याद रखना नहीं है, आप ये देखिए कि टेम्परेचर कितना है, 21 से 27 बस। प्रमुख कौन है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, बस इतना ही देखना है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है बैटरी पासपोर्ट। अब बैटरी पासपोर्ट क्या है भाई, तो नीति आयोग ने ना प्रस्तावित बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क जारी किया है और उन पे विचार विमर्श अभी हो रहा है। तो यूरोपीय संघ बैटरी विनियमन में 2 किलोवाट से अधिक क्षमता वाली औद्योगिक बैटरियों के लिए बैटरी पासपोर्ट आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। अब देखिए इस पर जो नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि बैटरी पासपोर्ट के बारे में है क्या ये। तो बैटरी पासपोर्ट प्रत्येक बैटरी को एक विशिष्ट आईडी प्रदान करते हैं, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही बैटरी का पासवर्ड है। इसमें होगा क्या भाई, इसमें उसका बैटरी का स्रोत, प्रदर्शन, क्षमता, संरचना, उपयोगी समाप्ति अवधि, यही क्यूआर कोड में ऐसा रहेगा। इससे लाभ क्या क्या है वो भी बताया कि सुरक्षा मानकों, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, पारदर्शी होगा, ये सब है ना। अब ग्वाडालालूप नदी कहाँ पर है, अमेरिका में है, टेक्सास में। कैनियन जलाशय,
एक्विफर, ये सब इसी में है। इसको फ्लैश फ्लड एली नाम दिया जाता है, क्यों? इसमें आकस्मिक बाढ़ आया था, फ्लैश फ्लड एली, है ना। जल जीवन मिशन में फंड की कमी आ गई है, तो जल जो है पेयजल राज्य सूची का विषय है, और ये जल जीवन मिशन जो है 2028 तक है। ये 2019 में लॉन्च किया गया था, तो 2019 से 2028 तक, याद रखिएगा, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय इसको लागू करवाती है। इसमें उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? हर ग्रामीण परिवार को जल अवस्था वाला नल जल आपूर्ति कनेक्शन लागू किया जाए इस पे, है ना। अब देखिए सूडान को थोड़ा सा देख लेते हैं। सूडान में अभी ये बताया गया, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि सूडान के उत्तरी दारफुर प्रांत की राजधानी एल फाशर में मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा तीसरा देश है। इसमें चोटी देखिए मरहा पर्वत यहीं पे मिलता है, तो थोड़ा सा अगर देख लिया जाए तो यही देखिए सूडान है। सूडान में इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया आ जाता है, और रेड सी से बॉर्डर भी टच करता है। तो ये देखिए खार्तूम इसका कैपिटल हो गया सूडान का। और इसमें भी कौन सा आया था? अल फाशर, अल फाशर उत्तरी दारफुर प्रांत, अल फाशर। चलिए बस इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।